वेलकम दोस्तों, स्वागत है। तो चलिए BHIC 104 सब्जेक्ट कोड आपके सामने है। इंग्लिश मीडियम में मैंने आपको इसकी क्लास करा दी है। हिंदी मीडियम की बात करते हैं। ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो हम बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट के अंदर। अब देखिए कौन कौन से कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर जो कॉन्सेप्ट मैंने रखे हैं और सारे ही लगभग आप देखेंगे एक ही पैटर्न के कॉन्सेप्ट हैं, और वो पैटर्न क्या आपका रोमन साम्राज्य। आज की क्लास जो आप कह सकते थीम है आज की क्लास की, वो रोमन साम्राज्य है। यानी रोम के आसपास फैला, इटली के आसपास फैला हुआ साम्राज्य है रोमन साम्राज्य। सारे क्वेश्चन मैंने एक ही जगह से लिए हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, है ना। पहले भी मैंने एक दो क्लासेस में आपको दी थी, उसी सीरीज में आप इसे आगे की क्लासेस क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। देखिए जैसे सबसे पहले पढ़ेंगे रोमन गणराज्य क्या था। रोमन जब गणराज्य हुआ करता था, गणराज्य समझते रिपब्लिक। रिपब्लिक का क्या मतलब है, जहां पर वो व्यक्ति शासन करता हो जिसे जनता ने चुना हो। जनता द्वारा चुना गया नेता या प्रतिनिधि जब शासन करता है तो ऐसे स्थान को हम गणराज्य कहते हैं। तो जब रोमन गणराज्य हुआ करता था तो वहां के समाज में दासता की भूमिका क्या, यानी दास प्रथा। रोमन साम्राज्य दास प्रथा पर ही टिका हुआ था, तो इसकी क्या भूमिका थी वहां पर, वो भी आपको बतानी है। रोमन जब गणराज्य हुआ करता था तो अर्थव्यवस्था कैसी थी, इसकी मुख्य विशेषता। ठीक है, इसके अलावा रोमन गणराज्य में विधानसभाएं, जिन्हें हम कोमेटिया कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्त, जिन्हें हम कोमेटिया कहते हैं, रोमन विधानसभाओं की भी बात करेंगे। और लास्ट में बात करेंगे रोमन कला की। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि सारे ही कॉन्सेप्ट आज की क्लास के रोमन साम्राज्य के इर्द गिर्द घूमते हुए आपको दिखाई देंगे। तो क्यों ना रोमन साम्राज्य को बहुत बेहतर तरीके से इस क्लास के अंदर समझ लें। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यदि आप ध्यान से देखें इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार का, ध्यान से समझिए आप इस चीज़ को, किसी भी प्रकार का डाउट आपका है, आपको गेस्ट पेपर वगैरह चाहिए पेड फॉर्म में, सोल्ड असाइनमेंट चाहिए, तो यही हमारा व्हाट्सएप नंबर है। चलिए ये PDF तो टेलीग्राम पर हम दे देंगे आपको। अब सबसे पहले रोमन गणराज्य की बात कर लेते हैं। रोमन गणराज्य की स्थापना कब हुई थी, 509 ईसा पूर्व में हुई थी। तब जब अंतिम आप कह सकते हैं एतरुसक राजा, जिसका नाम था टोर्क्विनियस सुपरबस, उन्होंने क्या किया था, अपना पद छोड़ दिया था। इट मीन्स जैसे ही आप कह सकते हैं, जैसे ही रोम के अंदर राजतंत्र समाप्त हुआ तुरंत वहां पर गणतंत्र आया, लोगों द्वारा चुने गए मुख्य प्रतिनिधियों का शासन वहां पर कायम हुआ। यह एक मिश्रित शासन प्रणाली थी, मतलब यहां पर जो गणतंत्र था वो मिश्रित शासन प्रणाली थी। यहां पर संसद यानी कि सेनेट भी बनाई हुई थी, काउंसिल यानी और जनसभा भी क्या थी यहां पर बनाई हुई थी। इट मीन्स आप कह सकते हैं एक ऐसी शासन व्यवस्था जहां पर संसद और संसद के साथ जनसभा, जिसे आप क्या कहते हैं कॉमेटिया, दोनों ही चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी। मतलब वही स्ट्रक्चर जैसा आज के समय में होता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट में संसद यानी पार्लियामेंट, और स्टेट जगह जगह पर विधानसभाओं का निर्माण, जिन्हें यहाँ पर कॉमेटिया कहा जा रहा है। एक ऐसी मिश्रित शासन प्रणाली यहाँ पर आई। चलो मुख्य विशेषताओं की बात करते हैं। जब रोमन गणराज्य था, कब से कब तक था, 509 ईसा पूर्व से लेके 27 ईसा पूर्व तक। क्योंकि 27 ईसा पूर्व में फिर गणतंत्र की जगह राजतंत्र बना और ऑगस्टस क्या बना, यहाँ का किंग बना। ठीक है, ऑगस्टस का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। अब चलिए बात करते हैं संसद। संसद जिसे यहाँ पर सेनेट कहा जाता था, ये प्रमुख कुलीन समझते हो, अभिजात वर्ग, अमीर वर्गों का संगठन था, जो क्या करते थे, कानून को बनाते थे, विदेश नीति को तय करते थे। अमीर लोगों को इस समय कुलीन वर्ग कहा जाता था, अभिजात वर्ग कहा जाता था। इन्हीं से ही मिलकर क्या बनता था, आपका संसद बनता था। ठीक है, जिसे सेनेट कहते हैं। फिर आता है काउंसिल, 2 वार्षिक निर्वाचित अधिकारी जो शासन और सैन्य कमान संभालते थे। कितने साल के लिए संभालते थे, 2 साल के लिए। इन लोगों को जो काउंसिल के अंदर बैठते थे, काउंसिल्स के अंदर बैठते थे, इन्हें सिर्फ 2 साल के लिए चुना जाता था। 2 साल बाद इनकी जगह कोई और व्यक्ति चुना जाएगा। और इट मीन्स आप कह सकते हैं कि 2 साल के लिए शासन चलाना और सेना की देखरेख करना इसी का काम था। उसी के बाद भाई ये तो मिश्रित व्यवस्था थी। यहां तक एक बात बताइए आप, काउंसिल में और संसद के अंदर क्या जनता का कोई रोल है, नहीं। इसलिए मैंने आपसे कहा था मिश्रित शासन प्रणाली। एक तरफ संसद और सेनेट है तो दूसरी तरफ जनसभा भी है। अब जनसभा में जनता का रोल आता है। ये जो विधानसभाएं हैं, जिन्हें आज के समय में लेजिस्लेटिव असेंबलीज कह देते हैं, इन्हें उस समय कमेटियां कहा जाता था। यहां पर नागरिकों की भागीदारी होती थी कानून बनाने में। बात समझ में आई मैंने क्या कहा। तो जब ये वाले जो किंग थे आपके टोर्क्विनियस सुपरबस, इन किंग के बाद वहां के अंदर रोम के अंदर लोकतंत्र आया, गणतंत्र आया आप कह सकते हैं। तो एक मिश्रित शासन प्रणाली आई, जिसमें संसद और सेनेट जिसे आप कह रहे हैं, वो तो है अभिजात वर्गों का, अमीर वर्गों का, कुलीन वर्गों का संगठन, जिसमें जनता की कोई खास भूमिका नहीं है। लेकिन विधानसभाएं भी बनाई गई जिनमें नागरिकों की डायरेक्ट भूमिकाएं होती थी।
रोमन साम्राज्य के विस्तार की बात करें तो रोम ने प्यूनिक युद्धों को लड़ा और कई अन्य विजय अभियानों क्या किया, चलाया, जिसके माध्यम से रोमन साम्राज्य और फैला। गणराज्य का पतन कहां हुआ, जब सीनेट आपको पता है ये तो हो गया डायरेक्टली कुलीनों का वर्ग, है ना, जिसे जनता ने नहीं चुना है, और आम नागरिक किसको चुनते थे, विधानसभा को। ठीक, तो इन दोनों के बीच में क्या होने लगा, संघर्ष होने लगा, और जो सैनिक नेता थे जिसका नाम था जूलियस सीजर का प्रभाव गृह युद्धों के कारण गणराज्य कमजोर हो गया था। तो ये इसके विघटन के कारण भी मैंने 2-3 आपको दिए। एक तो सेनेट और इन जनसभाओं के बीच में क्या होना, आपसी टकराव होना। उसके बाद जूलियस सीजर जो सैन्य नेता होते थे, इन्होंने क्या किया, सेना को आप मान सकते कई टुकड़ियों में बांट दिया, जिसके कारण सेना कमजोर हो गई, और कहीं ना कहीं लगातार रोम में होने वाले गृह युद्धों के कारण रोमन साम्राज्य टूटकर बिखर गया। क्लियर। चलिए अब आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि यहाँ पर दास प्रथा कैसी थी। तो रोमन समाज में दासता को एक अनिवार्य संस्था मानी जाती थी, यानी पूरा साम्राज्य की नींव ही दासों पर टिकी हुई थी। कई प्रकार के दास थे, कुछ मजदूर दास थे तो कुछ घरेलू दास थे, है ना। दासों को आप कह सकते हैं बाजार में अन्य वस्तुओं की तरह खरीदा और बेचा जाता था। यहाँ पे देखो कैसे। सबसे पहले आता है दासता की भूमिका। अगर कृषि क्षेत्र में बात करें तो कृषि संपत्तियों की बात करें तो दासों पर ही निर्भर होती थी, यानी खेती में काम करने वाले ज्यादातर लोग कौन थे, या फिर आप कह सकते हैं किसान कौन थे, वो किसी न किसी के दास ही हुआ करते थे। गृहस्थ कार्यों की बात करें घरों में, तो जो धनी रोमन नागरिक थे जिनके पास मोटा पैसा था, आप ये कह सकते हैं, उनके घरों में आपको दास ही खाना बनाते हुए, सफाई करते हुए, बच्चों की देखभाल करते हुए और सभी कार्य करते हुए दिखाई देंगे। कौन, दास। स्लेवरी सिस्टम इतना मजबूत था यहाँ पर। फिर जो दास खेती में और घरों में काम नहीं करते थे, वो व्यापार या फिर शिल्प कार्य भी करते थे। कई दास कुशल कारीगर हुआ करते थे, टीचर भी हुआ करते थे, डॉक्टर भी हुआ करते थे, लेखक और प्रबंधक भी थे, मैनेजर तक पोस्ट थी उनकी, लेकिन वास्तव में वो थे किसी न किसी के दास, किसी न किसी के गुलाम। बात समझ में आई। ये गुलामी व्यवस्था वहां पर बहुत मौजूद थी। इसके अलावा कुछ दास वहां पर खदानों में और इमारतों में काम करते हुए आपको दिखाई देंगे। ग्लैडिएटर और मनोरंजन, कुछ दासों को ग्लैडिएटर बनने के लिए मजबूर किया जाता था। वे रोमनों का क्या करते थे दोस्तों, मनोरंजन करते थे। ये चीजें भी आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। अब देखिए दास बनने के स्रोत क्या थे, कैसे कैसे कोई व्यक्ति यहाँ पर रोमन साम्राज्य में दास बन जाता था। भाई जो भी लोग युद्ध बंदी हैं, मतलब मान लीजिए रोमन साम्राज्य के विस्तार में कोई सैन्य अभियान चलाया गया, और जिस क्षेत्र के ऊपर सैन्य अभियान चलाया गया था वहां के जितने भी लोग हमने बंदी किए हैं, उन सभी को क्या होगा, दास बना दिया जाएगा। ऋणगत दास था। दूसरी होती थी ऋणग्रस्त, जो लोग अपना ऋण नहीं चुका पाते थे, जिससे आपने लोन लिया उसके आप क्या बन जाते हैं, दास बन जाते हैं। ये व्यवस्था यहाँ पर है। जन्म से ही दास, भाई दास माता पिता यदि आपके दास है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आप दास नियुक्त कर दिए जाएंगे। आप मतलब आप नहीं, यहाँ पर उस थर्ड एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा अपराधियों की सजा, कई बार मान लीजिए आपने बहुत बड़ा अपराध किया हो तो आपको सजा के तौर पर क्या किया गया है, आपको दास बना दिया गया है किसी का। ठीक है। अब दास स्वतंत्र कैसे होते थे, कुछ मामलों में दासों को उनके मालिक द्वारा स्वतंत्रता दे दी जाती थी, जिससे वे स्वतंत्र नागरिक बन जाते थे, लेकिन उनकी कानूनी स्थिति सीमित ही रहती थी। भाई कुछ दास है, मान लीजिए रजिस्टर्ड दास है, आपका मालिक अच्छा है, दयालु है, मरते समय उसने कहा कि अब तेरी जिंदगी क्या है, मुक्त है, लेकिन कानून में तो आपकी जो स्थिति है वो हमेशा सीमित ही रहेगी, आपको एक पूर्ण नागरिक का दर्जा नहीं मिलेगा। तो इतनी मजबूत जड़ें थी रोमन साम्राज्य में दास प्रथा की। दूसरा, रोमन अर्थव्यवस्था की बात करें तो रोमन अर्थव्यवस्था में आपको खेती करते हुए लोग, व्यापार करते लोग और दास श्रम सभी कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। पूरी अर्थव्यवस्था दास श्रम पे आधारित थी, मतलब मजदूर के नाम पर आम नागरिक काम करते दिखाई नहीं देंगे। युद्ध में पकड़े हुए, है ना, अपराधी के तौर पर दास बनाए हुए सभी प्रकार के दास ही यहाँ पर काम करते थे। चलिए अब समझिए। सबसे पहली बात तो यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी। मुख्य कृषि उत्पाद गेहूं, जैतून और अंगूर, जिनकी शराब बनाई जाती थी, वो सबसे ज्यादा उगाए जाते थे यहाँ पर। इसके अलावा बड़े जमींदारों के पास विशाल कृषि संपत्तियां होती थी। ठीक, और ये कृषि संपत्तियां जमींदार खुद थोड़ी चलाएंगे, इन पे भी काम कौन करता था, दास ही इन पे काम करता हुआ दिखाई देगा। भूमध्य सागरीय व्यापार नेटवर्क के माध्यम से रोम क्या करते थे, मसालों का, रेशम का, धातु का और लग्जरी वस्त्र का आयात करते थे। और ये आयात कहाँ से हो रहा है, क्योंकि लगभग ये भारतीय सभ्यता ही है ना, भारतीय सभ्यता के समकालीन है, तो इंडिया से सबसे ज्यादा जो लग्जरी गुड्स है, मसाले हैं, वस्त्र है, इनका आयात किया जाता था रोम के अंदर। रोम का व्यापार भारत के साथ भी था। रोम का व्यापार भारत, चीन, मिस्र और कोर्थेज के साथ हुआ करता था। प्रमुख निर्यात वस्तु, निर्यात किस किस चीज का करते थे ये, जैतून का तेल, हथियार है, शराब है या फिर मिट्टी के बर्तन है, इनका निर्यात करते थे और लग्जरी वस्तुओं का आयात करते थे, क्योंकि रोमवासी बहुत ज्यादा लग्जरी वस्तुओं का, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं का शौक रखते थे। आगे चले नेक्स्ट। सिक्का प्रणाली की बात करें तो प्रमुख जो इनकी सिक्का है वो दिनारियस है, जो कि एक चांदी का सिक्का था, है ना, दिनारियस आप इसे कह सकते हैं, दिनारियस। और एक है आपका सेस्टेरिस।
बैंकों और व्यापार संघों का विकास भी यहाँ पर हुआ था। रोम में सड़कों, पुलों और जितनी प्रकार की जल निकासी प्रणाली, स्टेडियम है, इनका भी निर्माण किया गया था। रोमन सड़कें व्यापार और सैन्य अभियानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती थी। दास आधारित उत्पादन प्रणाली, पूरा ही उत्पादन दास से कराया जाता था ताकि उत्पादन की लागत कम हो। अब जितनी ज्यादा प्रोडक्शन की कॉस्ट होगी कम, उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा ज्यादा। आप कहेंगे बिल्कुल सर, ये बात हमारे जहन में बैठ गई है, इसमें हमें कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं हुई है। ठीक है, बताइए कि आपको कहानी क्लियर हुई या नहीं हुई। देखिए, इसी के आगे जो एक कॉन्सेप्ट चलता है हमारा, वो है रोमन विधानसभा और रोमन कला। इनकी दो की ओर बात करेंगे। तो मैंने आपको बताया था दो प्रकार की शासन प्रणालियों को रोम वासियों ने मिक्स कर रखा था। एक सेनेट व्यवस्था, जो कि आपकी संसद है, जो कि जनता ने नहीं चुने, अमीर वर्गों ने मिलकर क्या कर लिया, अपने आप को शासक नियुक्त कर लिया, वो सेनेट है। लेकिन दूसरी व्यवस्था जहां पर नागरिकों की ज्यादा भूमिका होती थी, वो थी आपकी रोमन विधानसभा। यहाँ पर नागरिकों को राजनीतिक अधिकार मिले हुए थे। 3 प्रमुख विधानसभाएं यहाँ पर होती थी। प्रत्येक विधानसभा को कोमेटिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कोमेटिया। असेंबली मत कर देना। पहली आती है कोमेटिया सेंटुरेटा। सेंटुरेटा क्या मतलब है? ये सेना आधारित सभा होती थी। इसमें संपन्न नागरिकों को अधिक वोट मिलते थे। ठीक है, ये कौंसल्स, पीटर्स और सेंसर्स को चुनौती देती थी, चुनी जाती थी, आप ऐसा मान के चलिए, है ना। हाँ, युद्ध और शांति के फैसले भी यही सभा लेती थी। बस सीधी सी बात यह, यहां पर इन्होंने क्या कर रखा है, हर कार्य के अलावा, है ना, हर कार्य क्या किया हुआ, हर कार्य के विभाजन के अलावा, ठीक, लोगों को क्या किया हुआ है, अलग अलग कमेटियां में बांटा हुआ है। अब ऐसा मान लीजिए ये सेंचुरेटा है, इसका काम क्या है, सेना का प्रबंधन करना। चुनेगा कौन इन्हें? इन्हें वही लोग चुनेंगे जो ऊपर, इनसे ऊपर आप कह सकते हैं कुलीन वर्ग में बैठे, ऐसा कौंसल्स आप कह सकते हैं सेनेट जैसा ही एक संस्था है, पढ़ाई मैंने भी आपको, जिसमें सारे अमीर वर्ग के लोग हैं, वही यहाँ पर क्या करेंगे, कमेटिया के सदस्य चुनेंगे। फिर दूसरी है ट्रिब्यूटा, ये क्षेत्रीय जनजातियों के आधार पर विभाजित किया गया है। भाई ढेर सारे ट्राइबल लोग वहां पर रहते थे, तो जनजातीय लोगों के माध्यम से इसे बनाया गया था। ठीक, कानून बनाने का अधिकार भी इसी के पास था, लेकिन किसके लिए? जनजातीय लोगों के लिए। फिर आती है कॉन्सिलियम प्लेबिस। ये कौन सी विधानसभा थी? ये विशेष रूप से साधारण नागरिकों की सभा होती थी, बिल्कुल आम नागरिक। यह जनता के प्रतिनिधियों का चुनाव करती थी और इसी के माध्यम से क्या होता था, कोई भी कानून जो है वो बनाया जा सकता था जनता के लेवल पे। तो ये तीनों सभाएं अलग अलग कार्यों क्या करती हैं, यहाँ पर करती हुई आपको दिखाई देंगी। फिर आती है रोमन कला की बात। रोमन कला में जितने भी स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेंगे वो रियलिज्म बेस्ड है और व्यवहारिक है। अब ये रियलिज्म का क्या मतलब है? यहाँ पर आर्किटेक्चर, पेंटिंग, कोई भी प्रकार की कला आपको देखने के लिए मिलेगी वो सब रियलिज्म बेस्ड है, मतलब जो जैसा है उसको वैसा बनाना है। इमेजिनेशन का बहुत कम योगदान यहाँ पर, कोई भी चीज मिस्टीरियस नहीं दिखानी है, बिल्कुल रियल एंड सॉलिड दिखानी है। जैसे मूर्ति कला की बात करें तो यथार्थवादी मूर्ति कला, रोमन जो मूर्तियां हैं वो वास्तविक और जीवन परक होती थी। जैसे नेताओं की मूर्तियों में आपको झुर्रियां, भावनाएं और वास्तविकता दिखाई जाएगी। ऐसी नहीं कि कार्टून टाइप बना दी, नहीं, बिल्कुल रियल बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर नेता उदास है तो उसकी उदासी को क्या करना है, उस मूर्ति के अंदर झलकाना है हमें। उसके अलावा मोजेक, और जिसे भित्ति चित्र आप कहते हैं, धनवान रोमनों के घरों में आपको रंगीन मोजेक और भित्ति चित्र दिखाई देंगे। अब भित्ति चित्र क्या होते हैं? दीवारों में आप याद रखिए, छेनी हथौड़े से हम क्या करते हैं, दीवारों को तोड़ तोड़ कर जो चित्र उकेर देते हैं उसे हम भित्ति चित्र कहते हैं। भीत मतलब दीवार होता है ना। पंपई और हरक्विलियम में सुंदर आपको भित्ति चित्र दिख जाएंगे। दोनों शहर हैं आपके किसके? रोमन साम्राज्य के। वास्तुकला की बात करें तो कोलेजियम, पथियन और त्रायन का स्तंभ, ये प्रसिद्ध रोमन संरचनाएं हैं। यहां पर आपको कंक्रीट निर्माण की तकनीकें भी मिल जाएंगी। तो बस सीधी सी बात तो वही दो थी जो मैंने ऊपर 2 पॉइंट में आपको बता दी कि यहाँ की कला रियलिज्म और व्यवहारिक है, कोई भी चीज इमेजिनेबल नहीं है, जो जैसा है उसको वैसा दिखाना है कला के माध्यम से। तो चलिए दोस्त, फिर मिलेंगे कैसी क्लास के साथ। धन्यवाद।